सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। वहाँ पर 334 मिलीमीटर बारिश हुई जिसने तबाही फैला दी है और सेक्टर बताए जा रहे हैं E11 और D12 जहाँ पर पानी घरों में दाखिल हो गया, प्लाजास की बेसमेंट्स में चला गया, काफ़ी नुकसान हुआ है और 2 अफराद जाम बहक भी हुए हैं, गाड़ियाँ बह गई हैं और फ़ौज को वहाँ पर पहुँचना पड़ा आवाम की मदद के लिए। इस पर सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसरत चीमा साहबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जबकि नून लीग से राना अरशद साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नाज़रीन सूरत हाल दिखाना चाहती हूँ इस्लामाबाद की, जहाँ पर बारिश ने कितनी तबाही मचाई है, वहाँ पर अभी करंट क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे नईम असगर से। नईम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में E11 के एक जो रिहायशी इलाका है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, उसके एक घर में आज सुबह जो बारिश हुई उस बारिश की वजह से पानी दाखिल हुआ इनके घर में और इस वक्त भी पानी मौजूद है और निकालने के लिए मोटरें लगाई गई हैं। इस घर के मकीन वो किस सूरत हाल में वो आपको बताते हैं। ये इस घर में रहने वाले लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बाजी बताइएगा ये क्या सूरत हाल बनी, आप बताएं। जी तो मैं काम करती हूँ इधर लोगों के घरों में। बाजी लोग जो हैं वो लाहौर गए हुए हैं, उनका घर है, हम इधर बेसमेंट में सर्विस क्वार्टर में रह रहे हैं। हमारा कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ तबाह हो गया है, कोई चीज़ भी नहीं। ईद वाले दिन पानी चढ़ा है रात को 4 बजे, उस दिन के हम रो पिट रहे हैं। हमारे पास कोई बंदा नहीं आता, कोई बात नहीं सुनता। क्या वजह है, गरीबों की क्यों नहीं कोई बात सुनता? जनरेटर नहीं दे रहा है। इधर एक बाजी आई है, उसने इतना मुश्किल से हमें जनरेटर लगा दिया है, क्या वजह है? ये सूरत हाल इस इलाके के इस लाइन में जितने भी घर हैं वहाँ पर कमो बेश ऐसा हाल है। मस्कर, आपने ये घरों के अंदर की जो सूरत हाल है वो हमें दिखाई है और सबसे पहले मैं लगारी साहब आपकी तरफ आ जाती हूँ। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि गरीब जिनका सब कुछ वो कह रहे हैं कि बह गया है, कुछ नहीं बचा है, इतनी तबाही हुई है। ये शहर इक़्तिदार की सूरत हाल है। हाँ, मैं एक तो मजाक चल रहा है सोशल मीडिया पर कि सिंध हुकूमत को जिम्मेदारी उसकी है और उसको बरतरफ किया जाए या सिंध गवर्नर राज लगाए। देखें, मौसम पर और कुदरती जो नेचर है उसके ऊपर किसी का काबू नहीं है। किसी ने सोचा था कि इस्लामाबाद में एक ही दिन में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी? किसी के वहमो गुमान भी नहीं था। और फिर के बादल फट पड़ेंगे, ये हम पहली दफ़ा इस तरह को, मेरी इतनी ज़िंदगी हो गई है कि बादल बरसे नहीं, बादल फट पड़े हैं। ये इस्तिलाह ही पहली दफ़ा मेरे कम अज़ कम मेरे इल्म में पहली दफ़ा आई है। तो ज़ाहिर है उसका नुकसान भी होना था और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों के घरों का। और जो अब हम नेचर से मजाक करते हैं, नेचर के साथ के जनाब ये जो कुदरती नाले हैं इनके रास्ते रोक देते हैं या इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर कब्ज़ा कर लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि भाई ठीक है, हो गया है, अब हम मुतमैन हैं हम सब। लेकिन नेचर अपना रास्ता खुद निकालती है। जब इस तरह के हालात होते हैं तो फिर किस तरह से तबाहियाँ आती हैं। हमने देखा किस तरह गाड़ियाँ बाकायदा बहते हुए गिर रही थी गहरी खाइयों में और किस तरह से ये सारी सूरत हाल हो रही थी। गाड़ियाँ बहती हुई जा रही थी कश्तियों की तरह। कश्ती तो फिर भी कश्ती होती है, बिल्कुल उनकी छत नज़र आ रही थी और कोई चीज़ गाड़ियों की नज़र नहीं आ रही थी। ये सूरत हाल थी यहाँ पर बारिश की। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये तवक्को करें कि नुकसान कम हुआ होगा, लोगों को कम नुकसान पहुँचा होगा, तो मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं है। नेचर ने अपना काम दिखाया है और हमें जहाँ भी, यानी गुज़श्ता 2 दिन पहले पेशावर में बारिश हुई है। पेशावर में ऐसी ख़तरनाक बारिश हुई है कि लगता था कि पेशावर जो है वो पानी के ज़ेर आब आ गया है। आज इस्लामाबाद ज़ेर आब आ गया। पिंडी में नाला लई की जो है वो सतह इतनी बुलंद हो गई थी, 21 फुट सतह बुलंद होना तो ऐसे है कि जैसे तरबेला की सतह बुलंद हो गई इस तरह से। अच्छा, मैं राना शाह साहब आपकी तरफ आती हूँ। आपने ये सिचुएशन को किस तरह देखा है? यहाँ पर अब चाइना कटिंग की बात भी हो रही है, कहा जा रहा है कि नाले पर सड़क बनाकर पूरी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं और वहाँ पर सूरत हाल ये है कि वो जब पानी चढ़ा है तो उनकी बेसमेंट्स मुकम्मल पानी से भरी हुई हैं और बुरी हालत है। और अब शेख साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर जनाब 90 दिन के अंदर अंदर काम मुकम्मल किया जाएगा, तजावुज़ात को हटाया जाएगा।
जी राना साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो इस्लामाबाद का मौसम है, जो इस्लामाबाद में बारिश हुई है, और क्योंकि मानसून का आगाज़ हो चुका है और ये लाहौर में भी होता रहा है, अगर एक साइड पे बारिश है तो दूसरी साइड पे बारिश नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं मौसमियात जो है वो इन चीज़ों से अवेयर होता है और हर लिहाज से मनसूबाबंदी होनी चाहिए। और तमाम डिस्ट्रिक्ट में सूबाई लेवल पर मैं समझता हूँ कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अपना रोल प्ले करना होता है और इन हालात का मुकाबला करने के लिए जो हंगामी तौर पर फंड्स भी होते हैं वो हर डीसी के अकाउंट में होते हैं। आवाम को रिलीफ देना, आवाम को इन चीज़ों से महफूज करना, सीवरेज और निकास के सिस्टम को बेहतर करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और मैं समझता हूँ कि आज क्योंकि सियालकोट में बाई इलेक्शन था हमारा, हम इधर थे, इधर भी बारिश हुई है, लेकिन इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा हमें जो मालूमात मिली हैं और इससे परेशानी भी पैदा हुई है कि कोई हुकूमत ने हंगामी तौर पर इन चीज़ों से निपटने के लिए कोई मनसूबाबंदी ही नहीं थी और लोग परेशान भी थे। और मैं समझता हूँ कि इन हालात को, ये कोई अचानक तो नहीं चीज़ें, मतलब बारिश आई या ऐसा मौसम आया, ये तो मौसम का जब आगाज हो जाता है तो फिर सडनली हंगामी कैंप लगाए जाते हैं, इंतजामात किए जाते हैं और इन चीज़ों को टेकअप किया जाता है और एक्शन किया जाता है, एक्शन लिया जाता है। अच्छा ठीक है राना साहब, आप यहीं पर रुकिएगा, मैं मुसर्रत साहब आपकी तरफ आऊँगी। अभी आपने राना साहब की बात सुनी कि जब पता है कि मानसून का सीज़न है और वर्स्ट सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना है, कैंप लगाए जाते हैं ताकि लोगों की बर वक्त मदद की जा सके, फ़ौज को ना बुलाना पड़े, इंतज़ामिया खुद अपना काम करे और साथ में पेशगोई तो जाहिर सी बात है होती है। तो क्या ये तैयार नहीं थी इंतज़ामिया? आपने कैसे देखा है सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सहरिश। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। मैं अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब के तमाम इदारे इस वक्त अलर्ट पे हैं, जिसमें हमारे जो रेस्क्यू से लेकर के पीडीएम में और वासा और उसके साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें फील्ड में भी रहने की तलकीन है और ये अलर्ट पे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब मैं लगारी साहब से मेरे भाई हैं उनसे मैं एग्री करूँगी कि जब कुदरती आफात आती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है जब अनयूजुअल चीज़ें होती हैं कि आपकी तैयारी नहीं थी। मुझे ये बताएं कि चाइना के अंदर जिस तरह से ये जो सैलाबी बारिशें हुई हैं, जो तबाही मची है, तो क्या मतलब उनकी भी तैयारी नहीं थी? एक नॉर्मल बारिश हो, नॉर्मल रूटीन की बारिशें होती थी तो हमने लाहौर में हर साल वो मनाजिर देखे जब खादमे आला लॉन्ग बूट पहन के खड़े होते थे रूटीन बारिश पे भी। अब लाहौर की अगर मैं बात करूं तो अंडर स्टोरेज वो जो हमने वाटर टैंक्स बनाए हैं उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी जो रूटीन बारिशें होती हैं जितनी नॉर्मल होती हैं और इवन थोड़ी सी अनयूजुअल भी हों तो पानी विद इन नो टाइम अल्हम्दुलिल्लाह में कभी भी लॉन्ग बूट पहन के जाने की ज़रूरत पेश नहीं है, वरना कश्तियाँ चलती थी लाहौर में भी और वो हो जाता है। लेकिन जब बादल वाकई फट पड़े तो उसके लिए भी कि उसी वक्त से, ये नहीं कि उसी वक्त से तमाम जो हमारे इदारे थे उन्होंने मिल के अब सिचुएशन को ना सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश की और जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। लेकिन उसमें फिर इस तरह के जो डैमेजेस होते हैं वो किसी इंसान के बस में नहीं होते। तो हम लोग, अगर मैं पंजाब की भी बात करूं, फेडरल गवर्नमेंट की भी बात करूं, तो तमाम इदारे हमारे अलर्ट पे हैं और इंशाल्लाह किसी भी हंगामी सिचुएशन में जब एक कुदरती आफत है इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। मेरा इसी पर आखिरी सवाल आपसे ये है लगारी साहब कि ये जो अब चाइना कटिंग की बात हमने जो पहले कभी नहीं सुनी, इस बारिश के बाद हम सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी चाइना कटिंग हुई है, वहाँ पर भी लोगों ने गैर कानूनी कब्जे किए हुए हैं, तो इस पर अब काम शुरू किया जा रहा है कि तकरीबन 3.5 साल बाद इनको ख्याल आ रहा है। नाला लई की तो ये आपको पता है कि वहाँ पे तो हुआ है ना। हाँ। सही, तो इस पर क्यों काम पहले नहीं हो सका? जो पहले तो वो काम हो रहा था ना जो चाइना कटिंग वाले कर रहे थे, जो कब्जे कर रहे थे, जो ज़मीन पर अब 50 फीट के नाले को अगर आप आधे से भी कम कर देंगे, 20-22 फीट का कर देंगे, तो वो कैपेसिटी तो वो है। नेचर ने तो आपके लिए रास्ता रखा है। नेचर ने कहा है कि जी इतना रास्ता आपके पास मौजूद है, जब कोई बारिश है, जब कोई आफत है और पहाड़ों से
मरगला से पानी गिरे या कहीं और से पानी आए तो फिर उसकी निकासी का ये बंदोबस्त है। कुदरत ने आपको पूरा बंदोबस्त करके दिया हुआ है। सही। लेकिन जब उस बंदोबस्त के, कुदरत के बंदोबस्त में आप गड़बड़ करेंगे, आप चाइना कटिंग करेंगे, आप ज़मीनें जो हैं उनको उनके ऊपर अपने घर तामीर कर लेंगे या जायज़ तरीके से या मिली भगत से या नाजायज़ तरीके से या सरकारी इदारों की मिली भगत से या बाख्तियार लोगों की वजह से जब इस तरह कर लेंगे तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा। देखें कराची में कैसे जब हमारे 3 बड़े नाले बंद हो जाते हैं और छोटे छोटे नाले बहुत ज़्यादा हैं वो बंद हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में कराची में ये सूरत हाल पैदा होती है। कराची में ये कंसेप्ट आया है। देखें कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जहन में एक ख्याल आता है कि एक काम करना है और उसको होते होते बरस लग जाते हैं, लेकिन ख्याल आया है चले इस हुकूमत ने किया, फिर कोई अगली हुकूमत करेगी, फिर आज से कम नालों को साफ कराया जाए। यहाँ इस्लामाबाद में किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई इतने बड़े नाले पर इतने बड़े कब्जे हो चुके हैं, प्लाजे बन चुके हैं। जब प्लाजे बन चुके हैं और उनके नीचे नाला बह रहा है और अंडरग्राउंड नाला बह रहा है, उसके नीचे एक और अंडरग्राउंड नाला बह रहा है, उसके अंदर एक पानी, बारिश का पानी तो आपके जहाँ रास्ता मिलेगा वो रास्ता लेगा। सही। बारिश के पानी के सिलसिले में तो बिल्कुल ऐसा है कि जब उसको रास्ता थोड़ा सा भी मिल जाए तो बड़ा रास्ता बनाना उसके लिए कोई मसला नहीं है, फिर तो आता जाता रहता है पानी, फिर तो लगता है कि ये पानी के लिए ही बना। चलिए, अब शेख साहब ने बोला है कि भी 90 दिन के अंदर हम इस पर काम करेंगे और ये जो कब्जा किया गया है इसको छुड़वाएंगे और ये चाइना कटिंग के मामले को भी देखा जाएगा। लेकिन वही बात है ना कि ये वो मामलात होते हैं जो कि पहले ठीक करने की जरूरत होती है, ना कि जब आफत सर पर आ जाए तो उसके बाद कहा जाए कि इसको अब ठीक किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सियासी मामलात की। तो सिंध में रियासत है, उसमें इमरान खान साहब ने एंट्री जो है वो दे दी है और गहमा गहमी काफ़ी है। यहाँ पर जो अरबाब गुलाम रहीम साहब हैं उनको मुआविन खुसूसी बराए सिंध अफेयर्स तैनात करने का फ़ैसला हो गया है और ये फ़ैसला किस तरह का है और ये कितना सूदमंद रहेगा सिंध के मामलात को लेके, यहाँ पर तरक्याती कामों को लेके, यहाँ के मामलात को, मसाइल को ठीक करने के लिए। राना साहब, आप क्या समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि ये तो पीपल्स पार्टी वाले तो फिर इसको निगेट करेंगे कि कोशिश हो रही है, कोई साजिश हो रही है। आप किस तरह देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि फेडरल को अपना रोल प्ले करना चाहिए, फेडरल को सूबों को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब कुछ नहीं होता तो अगर सिंध वाले काम करते हैं, और देखना जब हमारी हुकूमत थी तो मियां नवाज साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2 दिन का विजिट किया था कराची का, हमने इश्यूज को टेकअप किया था। जो रोल होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो उनको ही डिपार्टमेंट के लिहाज से टेकअप करना होता है। चीफ सेक्रेटरी या आईजी साहब होते हैं, कोई दो राय नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट उनकी तकर्री करती है, लेकिन जो सूबाई महकमे होते हैं मतलब डेवलपमेंट ही है। तो महकमा CNW है या मैं समझता हूँ लोकल गवर्नमेंट है या पब्लिक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, तो जब सूबे टेकअप करते हैं तो फिर मरकज का जो मैकेनिज्म है अगर उसको बेहतर किया जाए। देखना कराची की सफाई के लिए लेकिन राना साहब अगर अरबाब गुलाम रहीम साहब की बात की जाए तो ये 2004 से 2007 तक वज़ीर आला सिंध भी रहे हैं, फिर इनके पास मुख्तलिफ कलमदान रहे हैं, ये सिंध के मामलात को बहुत बेहतर समझते हैं। अगर एक ज़बरदस्त वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जाए तो बड़े अच्छे तरीके से काम हो सकता है। लेकिन वही बात है, आपने देखा है जब कोरोना की टास्क फोर्स बनी थी और उसमें जब फेडरल से भी मिनिस्टर्स को शामिल किया गया था तो कहा गया जनाब एग्जीक्यूटिव पावर सिर्फ हमारी होगी, फैसले सिर्फ हम करेंगे, ये कब्जा करने की कोशिश हो रही है, ये साजिश हो रही है, फिर इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। इसको अवाम या जो पब्लिक है वो कबूल नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। मरकज अपना रोल प्ले करे। आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो सूबे हैं उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। अरबाब साहब ठीक है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन क्या डिलीवर करेंगे? डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो PTI के मैं समझता हूँ बड़े सीनियर वर्कर थे, लीडर थे, प्रेसिडेंट बने, फिर इमरान इस्माइल साहब गवर्नर हैं, फिर फैसल वावडा साहब मिनिस्टर बने, अली जाजी साहब मिनिस्टर हैं, 14 MNA हैं, तो क्या डिलीवर कर रहे हैं? 30 के करीब जो MPs हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर मियां नवाज साहब ने अपना रोल मरकज का प्ले किया था और सूबे ने अपना किया था तो आवाम को रिलीफ मिल गया था। लेकिन यहाँ तो पता नहीं पॉइंट स्कोरिंग में क्यों लगे हुए हैं, और जो मरकज है
वो किसी को ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ेकार जो है आप ये अरबाब जमहूरी नहीं। साहब, अरबाब साहब हमारे साथ रहिएगा। लगारी साहब, ये क्या बातें हो रही हैं कि फेडरल एक्सेप्ट नहीं करता, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहते हैं कि सूबे एक्सेप्ट नहीं करते, हम वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वो बनाने नहीं देते हैं, फिर यहाँ से शिकायत होती है, मुलाकातें नहीं हो पाती हैं, तो ये अभी किस तरह काम करेंगे अरबाब गुलाम रहीम साहब? अब जुलाई में कितने दिन बाकी रह गए? आज क्या तारीख है? 3 दिन बाकी रह गए बस। हाँ, 3 दिन बाकी रह गए। और जून की डेट दी थी असद उमर साहब ने कि कराची की जो ग्रीन लाइन बस का रूट है इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा और गाड़ियाँ चलेंगी। बस की बे नहीं आई, ग्रीन की गाफ नहीं आया, और लाइन तो है ही नहीं। लाइन बनी हुई है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो अब अगर वफाक का ये तर्ज़ अमल है कि एक तोहफ़ा था जो वफाक की तरफ से देने की बात हुई थी और 18 में हुकूमत ख़त्म हो गई जिन्होंने वादा किया था, अब उसके बाद 18 आया, 18 का तो आधा साल इनको मिला, फिर 19 गुज़रा, फिर 20 गुज़रा, और मेरे ख़्याल में हम 21 को आधे से ज़्यादा गुजार चुके हैं। अभी तक एक कराची वालों के लिए ग्रीन लाइन का रूट तक नहीं पूरा हो सका। बसें चलना तो बहुत दूर की बात है, और डेटें इस तरह से आ रही जैसे BRT के आ रही थी कि जनाब ये लाइन मिलेगी। हम क्या करते हैं, इसलिए कि कराची ने इतना भरपूर मैंडेट दिया है जनाब इमरान खान साहब को कि कराची ने कभी भी किसी ऐसी पार्टी को जो कराची ओरिएंटेड ना हो इतना मैंडेट कभी दिया नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाई मैंडेट लिया था, मरकज़ में उनको 2 सीटें मिली थी 70 के इलेक्शन में, 2 सीटें उन्हें मिली थी, 2 सीटें जमात इस्लामी में मिली थी, 2 सीटें जो हैं वो JUI को मिली थी, एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे उस तक कराची। अब 14 कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं, और ये तो बाकी 6 मेम्बरान 2-3 उसके पास पीपल्स पार्टी के हैं, 3 बल्कि 4 हो गए पटेल साहब के साथ। बाकी जो 2 मेम्बरान हैं वो MQM के पास हैं। अब MQM की अपनी बहुत सिमट कर बहुत कम रह गई है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर इनके पास एक मौका था, गोल्डन चांस था कि डिलीवर करते, और डिलीवर ऐसे करते कि बेशक अपने अरकान के थ्रू कराते। मैंने खुद देखा है गलियों में जाकर PTI के दोस्तों ने वहाँ पर गलियाँ बिछाने का मनसूबा बनाया, खोद कर रख दिया गया लोगों के गलियों को और वो खुदी हुई पड़ी हुई हैं और कई महीनों से पड़ी हुई हैं। मैं इस तरह से उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि ये सूरत हाल है कराची के जहाँ पर उन लोगों ने अपना काम। जवाब मुसर्रत साहिबा आपसे हम ले लेते हैं। ये लगारी साहब कह रहे हैं कि एक तोहफा था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दे सकती थी, गोल्डन चांस भी था, वो भी नहीं दिया गया कराची को। और कहाँ गया वो 12 अरब का पैकेज जिसकी बात हुई थी और वज़ीर आज़म ने कहा था मैं खुद आके बैठूंगा। जी, मैं खुद आके बैठूंगा और आकर मैं मॉनिटर करूंगा। ना वो खुद आए, ना वो तोहफा आया। मामलात तो जूं के तूं, और अब ये सिंध अफेयर्स के मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर हो गए हैं जो खुशखबरियों की नवीद भी सुना रहे हैं। सहरिश, एक तो मैं अर्ज़ करूं कि PTI बिल्कुल फेडरेशन की जमात है, और कराची ने जो हमें मैंडेट दिया, मैं तो आगे देख रही हूं कि इंशाल्लाह सिंध में भी हमारा बहुत मेजर रोल होगा। सिंध से भी अब हम ज़्यादा सीट्स मज़ीद लेंगे। और ये प्लीज़ आप की जितनी भी जी मैं जो कह रही हूँ कि कराची शहर के अंदर और अब उसके बाद जो अंदरून सिंध की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे हम ज़्यादा इंशाल्लाह सीटें लेने जा रहे हैं। उसकी वजह मैं बता दूँ कि ये था कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ है। एवरीथिंग जो भी हमने प्रोमिसेस किए हैं वो ना सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जीक्यूट भी हम करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम अज़ कम अब जो सिंध की अवाम है और बिलखसूस कराची, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि कराची के लोगों ने हमें जो मैंडेट दिया है इंशाल्लाह हम उसको न सिर्फ हमने ऑनर किया, हम आगे करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये जो जाके कश्मीर के अंदर और बाहर पता नहीं पंजाब के अंदर भी वो चाय की प्याली में तूफ़ान मचाने की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं। बहरहाल इन्होंने जो सिंध से इंतकाम लिया है वो उसका भी तारीख भी गवाह रहेगी, और आने वाले टाइम में जो सिंध की अवाम है वो इन चीज़ों को इनको मैंडेट ना दे के इसका बदला वो लेंगे, और इस दफ़ा वो इनको बताएंगे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। और नाउ सिंध की जो पॉपुलेशन है वो रिवेंज इनसे लेने जा रही है। मुसर्रत साहिबा मुलाकात वो तो बात ही ना करे सिंध के। नहीं, मेरी बात सुने सहरिश, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एक शख्स
जिन्होंने ना तो सिर्फ हमारे जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कीड़े निकालने हैं। आप सिर्फ कोविड की एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ। पूरी दुनिया आज हमारी पॉलिसी को ना सिर्फ सराह रही है, उस पैटर्न पे जा रही है। पूरी दुनिया जो 100% महंगाई पॉलिसी की बात होगी, लेकिन मेरी बात है कि वज़ीर आज़म को कराची का चक्कर कब लगाना पड़ेगा? मतलब जब इंतखाब था, कैंपेनिंग हो रही थी तो वो आते थे, जब कोई इशू खड़ा होता है, शोर मचता है, वो कुछ देर के लिए आ जाते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं कराची को। नहीं, कराची को हम ना सिर्फ कभी भी नहीं भूले, और ये इस तरह की बात करना भी मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि मैं अपना मौक़िफ़ दूं, आप उस पर फिर डिफ़र कर लें। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कि इनका तो काम है कि जो भी फेडरल जो डिसीजन करता है, ये वो जो पैकेज है वो हमने एग्जीक्यूट करना है, हमने खुद करना है। हम पैसे सिंध गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो सूबे को, सिंध को जो उनका फंड्स मिलते हैं, क्या वो लगते हैं? मुझे बताएं, कुर्बानी की अलाइशें तक तो इनसे उठाई नहीं गई। तो इसलिए जो भी करना है वो मुझे पता है कि सिंध की आवाम के लिए सारा पैसा ये लोग ना अहल है, लेकिन मसला ये है ना कि आप लोगों ने भी कुछ यहाँ डिलीवर नहीं किया। अगर आप लोगों को यहाँ से मैंडेट मिला है तो आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने जो वादे किए थे वो भी हुए हैं। खैर देखते हैं अभी आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। अभी टेन्योर तो आप लोगों का बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका मुसरत साहिबा, और राना अरशद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ महंगाई की, कुछ नंबर गेम्स की बात हम करते हैं। शरह सूद 7% बरकरार रखने का फैसला हुआ है। महंगाई बढ़ी हुई है जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। ये खुद कन्फेस कर रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर, और उन्होंने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है और करंट अकाउंट खसारा कम हो रहा है। ये जो हक़ाइक़ उनकी जानिब से बताए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अब महंगाई जो है वो कम होगी, इसमें कितनी हकीकत है, और ये जो प्रोग्राम हमने IMF से लिया ये किस तरह का है, क्या ये ठीक रहेगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा? इस पर बात करने के लिए एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हफीज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो कल जो ब्रीफिंग दी गई है, जो अवाम को हक़ाइक़ बताए गए हैं, आप उनसे मुत्तफ़िक़ हैं, मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हमारे गवर्नर साहब ने जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अपनी कमेटी से फाइनलाइज करवाया है वो बहुत पुरुम्मीद है। वो ये कह रहे हैं माशाअल्लाह के रिजर्व्स में इजाफा हुआ है, मगर वो चलते चलते ये बात नहीं बताए कि पिछले 1.5 महीने में रुपए की कदर में क्यों 11 रुपए कमी आई है अगर रिजर्व्स बढ़ रहे थे। ये उन्होंने समझाया नहीं। सही। दूसरी तरफ जो बात है कि वो खुद ये कह रहे हैं कि बाहर की कीमतों के बढ़ने की वजह से और माशाल्लाह हमारे इकॉनमी में तरक्की के रफ्तार बढ़ने की वजह से दरामदाद में इजाफा होगा। और आपने देखा कि जून के महीने में तारीख का सबसे ऊंचा लेवल यानी कि 6.3 अरब डॉलर हमने दरामद किए एक महीने में। अब वो ये कह रहे हैं कि यकीनन हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा है, जो इस साल पूरे साल ख़त्म होने के वक्त 1.8 बिलियन डॉलर्स मनफी रहा है, जो कि बहुत कम है माशाल्लाह, बहुत ही मैं समझता हूँ कामयाबी थी पिछले साल। वो अब ये कह रहे हैं कि ये 2 से 3% हो सकता है हमारे इकॉनमी का, यानी कि 6 से 9 अरब डॉलर। तो इस बात पर वो कहने के लिए तैयार हो गए हैं कि करंट अकाउंट में नुमाया तौर पर इजाफा हो सकता है, और ख़ुद ये कहा कि कीमतों की बढ़ने की वजह से और माशी रफ्तार बढ़ने की वजह से ये हो सकता है। सबसे ज़्यादा पुरुम्मीद बात जो उन्होंने की है वो माशाल्लाह वो कह रहे हैं कि मिड टर्म में अफराते ज़र इंशाल्लाह 5 से 7% के लेवल पर गिर के टेबल हो जाएगा। इस वक्त तकरीबन 9-10 के रेंज में है। सही। तो यानी कि वो बहुत पुरुम्मीद हैं, मगर इस वक्त इतनी पुरुम्मीदी की गुंजाइश नहीं है। और मैं कुछ ज़रा हैरान इस बात पे हुआ कि कल के स्टेटमेंट के बाद मार्केट में आज बहुत ही गिरावट आई, 340 पॉइंट गिरा है मार्केट। तो यानी कि लोग भी इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं
कि हालात बिल्कुल अच्छे हैं और बेहतर होने वाली। सही। लगारी साहब, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? आपने बात सुनी हफीज़ साहब की भी, उनका भी खासा वास्ट तजर्बा है। क्या इतनी पुरुमीदी अच्छी है? और ये जो वादे जो कब से चलते आ रहे हैं कि भाई अब महंगाई कब होगी, अब महंगाई कम होगी, अब कम होगी, आपको लग रहा है कि अब भी कम होगी? लेकिन जी हफीज़ पाशा साहब एक इंस्टीट्यूशन है और मालियात के, इक़्तिसादियात के, जितनी भी हमारी रीजनल फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है उसके ऊपर उनकी बहुत गहरी नज़र होती है। अगर वो उम्मीद दिलाते हैं तो हम इनकी बात मान लेते हैं। और जिस तवातुर से उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह का है, मुझे लग रहा है कि उनको शकूक हैं इस पूरी पॉलिसी के नाकामी की, जिसका ऐलान कल किया गया है और जिसके बारे में सब्ज़ बाग दिखाए गए हैं। पहले तो लोग सब्ज़ बाग दिखाते थे, फिर काला बाग दिखाते थे, फिर सब्ज़ बाग दिखाना शुरू कर दिए। तो हमारी मुकद्दर में लिखा है कभी सब्ज़ बाग देखें, कभी काला बाग देखें, कभी नवाब काला बाग देखें। और ये नवाब काला बाग के ही ज़िले से हमारे पास जो मौजूदा सब्ज़ कदम और सारी सब्ज़ बाग वाले आए हैं, तो ये भी उसी काला बाग से तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो हमें कोई बेहतरी के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं इकनॉमी के अंदर। अगर इतनी उम्मीदों के बावजूद भी हमारी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करे, क्रैश नहीं तो कम से कम बहुत नीचे तक चली जाए, तो फिर हमें नहीं कहना चाहिए कि हमें ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो हमें इनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। फिर ये हमेशा से कहते हैं कि हम टेक ऑफ कर रहे हैं इकनॉमी। भाई टेक ऑफ जो चीज़ करती है वो टेक ऑफ कर जाती है। आप टेक ऑफ में अगर इतनी मुद्दत लगा रहे हैं तो फिर आप उड़ान भरने में तो ख़तरा ये है कि क्रैश ना हो जाए। तो आप जाने दें, आप वो करें, बेली लैंडिंग करें ना यार, कुछ ना कुछ तो करें, बेली लैंडिंग करें ताकि जान छुड़ाएं इस मसले से। देगा आप पाशा साहब ये बताएगा कि जब ये लास्ट जो बजट पेश किया गया उसमें ग्रोथ रेट इतना ज़बरदस्त दिखाया गया, फिर कहा गया कि इट्स द फर्स्ट टाइम कि हम लोगों ने नो कहा है IMF को और अपनी शराइत पर हम लोग भी बात कुछ करने को तैयार हैं, वरना पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो ये फिर उसके बाद इतनी नाउमीदी, इतनी मायूसी और इतनी चीज़ें जो कि हम बेहतर होने का सोच रहे थे, क्यों ऐसा नहीं है? और आपने तो खुद कहा है कि पैकेज महंगा तरीन पैकेज है IMF का मौजूदा। देखिए बात यह है कि एक जो अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है कि जो IMF ने अपने बोर्ड से गरीब मुल्कों के लिए एक नया पैकेज मुकर्रर किया है, उसके नतीजे में हमें SDRs में 2.8 अरब डॉलर मिलेंगे। मगर अगर IMF प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता है, जिसके इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं, सितंबर के रिव्यू के बाद में देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। और अगर वो आगे नहीं बढ़ता है तो जो हमें 3.1 अरब डॉलर प्रोग्राम के तहत मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। तो यानी कि तकरीबन IMF का नेट इम्पैक्ट हम पर ज़ीरो होगा। इसी बात की है कि अगर हमारे गवर्नर साहब के कहने पर आपका करंट अकाउंट 9 अरब डॉलर तक चले जाता है, और ख़तरा मैं समझता हूँ कि इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, फर्ज कीजिए कि 9 अरब डॉलर रहता है, आपको कर्ज़ों की वापसी अगले साल उसमें 30% इजाफा है, आपको 12 अरब डॉलर वापस करने। सही। तो ये आप दोनों मिला लें तो 21 अरब डॉलर बन जाता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो इस वक्त बहुत गिर चुका है और अफ़गानिस्तान वगैरह के हालात को देखते हुए शायद उसमें कमी और आए इस साल। तो लिहाजा हमें तकरीबन 20-21 अरब डॉलर का इंतज़ाम करना है, IMF हो या ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा पुरुमीदी जो है वो ज़रा नामुनासिब है। अच्छा पाशा साहब, आपके ख्याल में आपने कहा है कि हुकूमत को मामलात को संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है वो आपको कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो आपके ख्याल में वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि लेने चाहिए, जिनकी अभी अशद ज़रूरत है? सबसे पहले तो बजट का जो सिलसिला है, देखिए हुकूमत ने बजट में जो आदाद शुमार रखे थे उनमें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरी ज़िंदगी गुजरी इन चीज़ों में, कहीं खर्चे कम बताए गए हैं और कहीं रेवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा बताए गए हैं। नतीजा ये होगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि साल का डेफिसिट 6.3% होगा GDP का, खुदा न खास्ता ये उससे 1000 अरब ज़्यादा हो सकता है। तो अभी फ़ौरन गवर्नमेंट को कंटिजेंसी प्लानिंग करनी है, इसलिए कि पेट्रोलियम लेवी पे 600 अरब तो गैर मुमकिन से,
आपको दूसरे ऑप्शन ढूंढने हैं, और खुदा के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस से अब आप निजात पाइए। आपने इस बजट में बेशुमार इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए, आप डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आए। जो मुल्क का सबसे अमीर तबका है वो अभी भी उन पर बहुत कम है। उन पे अगर आप चाहें तो पूरा प्रोग्राम करें, मैं आपको 5 प्रपोजल दे दूंगा, इस वक्त नहीं है। सही। मगर इस वक्त डायरेक्ट टैक्सेशन ऑन द रिचर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी बहुत जरूरी है, और वो इस साल के बजट में हमें नजर नहीं आया है। लिहाजा गवर्नमेंट को जरा ऐसे, जैसे कहते हैं ना, ब्रेव यानी कि दिलदार, यानी कि हाँ दिलेर कदम लेने पड़ेंगे, और उसके नतीजे में बजट का खसारा कुछ हद तक कंट्रोल होगा। अगर नहीं हुआ तो उससे इंपोर्ट पर असर पड़ता है। सही। डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी में, और फिर इंपोर्ट बढ़ जाता है। इंपोर्ट जब बढ़ जाता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ जाता है। तो ऐसा ना हो कि हम फिर से, जिस तरह अभी कहा लगारी साहब ने, दलदल में फिर से फंस जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरा, एक गरीब आदमी जो है पाशा साहब, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना उसको IMF का पता है, ना IMF की शराइत का पता है, ना उसको करंट अकाउंट खसारे का पता है। उसको तो सिर्फ ये पता है कि उसको एक वक्त का खाना बनाने के लिए टमाटर भी महंगा मिल रहा है, आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, उसका गुजारा मुश्किल है। वो उम्मीद लगाए बैठा है। तो खुदारा इन मामलात को देखें ताकि जो गरीब आदमी है उसको रिलीफ मिल सके। जो आपके मंशूर में था, आपका वादा था कि आपको डिलीवर करना है, गरीब आदमी को रिलीफ पहुंचाना है, तो वो अब भी मुंतज़िर है उस रिलीफ का। बहुत शुक्रिया। पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और लगारी साहब, मुझे मैं ये करता हूँ कि आपके पास तो बहरहाल कुछ तो ऑप्शन मौजूद हैं कि आपके पास लोकल इन्वेस्टमेंट होती, वो नहीं हुई, आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, वो नहीं आई, आपकी जॉब मार्केट होती, वो नहीं हुई, आपके पास जो है वो रिमिटेंसेस, हाँ इस पर आप फ़ख्र कर सकते हैं कि जनाब हमारी फॉलोइंग है, बाहर और लोग रिमिटेंसेस भेज रहे हैं। रिमिटेंसेस आई है कोरोना की वजह से, लोगों ने अपने घर वालों को बचाने के लिए ख़ुद भी आए हैं बड़ी तादाद में, और उनने रेमिटेंसेस भेजे हैं। अगले साल के रेमिटेंसेस के बारे में ऐसे ही तवक्कुआत रखना जो आज हुए, जो पिछले साल हुए, वही रहेंगे। मैं समझता हूँ ये खाम ख्याली होगी। आपके पास है क्या? आप क्या करते हैं कि आप महंगाई कर देते हैं, आप पेट्रोल पर आप लेवीज़ लगा देते हैं, आप डीजल पर मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं। आपके पास जो सॉफ्ट टारगेट है वो ये है कि लोगों के पास आराम से उनके ऊपर टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ रख दें। और सही कह रहे हैं कि भाई जिसके पास 100 एकड़ से ज़्यादा अराजी है उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का टैक्स, पर्सनल, एक मेरे नाम पर अगर 100 एकड़ अराजी है और या 101 एकड़ है या 105 या 110 या 200 एकड़, 400 एकड़, 500 एकड़ है, फिर मुझे कुछ टैक्स देना चाहिए। भाई मेरे पास ये ज़मीन है। हाँ, अगर वो आपके पास वो ज़मीन है जो आपके पास बैराज ज़मीन है, पानी आता है, आप उससे फैज़याब होते हैं, तो ठीक है, आप शेयर करें। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर कोई और ऑप्शन ढूंढे कि भाई कौन सी जगह पर हमको जाकर करनी है। वो तनख्वाहदार है बेचारा, जिसके पास तनख्वाह होती है वो आपको टैक्स देता है। कह रहे हैं मामलात इनको संजीदगी से लेना बहुत ज़रूरी है और हुकूमत को इसको सोचा। लगारी साहब आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद एक और बहुत अहम मामला जिस पर हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही अफसोस के साथ ये ख़बर जो कि हमने आपके साथ शेयर भी की है और पढ़ते हुए आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि क्या तासुरात हैं मेरे, और मैं बयान भी नहीं कर सकती। कराची का इलाका कोरंगी, जहाँ पर बच्ची की लाश मिली जो कि कचरा कुंडी से मिली, उसके घर से बिल्कुल करीब 6 साल की बच्ची जिसका नाम माहम था, ज़्यादती की गई, जिसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया, ब्रूटली उसका मर्डर किया गया और रेप करने के बाद। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। सबसे पहले इस केस के हवाले से डिटेल्स ले लेते हैं कि अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या मुजरिम कानून की गिरफ्त में आया या नहीं आया। हमारे नुमाइंदे शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा, इस केस में क्या हुआ अब तक? जी देखिए सहरिश, आज सुबह अलग सुबह जो है कोरंगी के इलाके जमान टाउन में कचरा कुंडी से ये 6 साल बच्ची है नन्ही गली माहम, जिसकी लाश मिली। ये गुज़िश्ता रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे इसके वालिद के मुताबिक ये घर से लापता हुई थी। उस वक्त इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल थी, अंधेरा था, उस दौरान ये बच्ची लापता हो गई थी। आज सुबह इसकी कचरा कुंडी से लाश मिली है। इसके बाद इस बच्ची की लाश को जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया,
तो वहाँ पर अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है और डॉक्टर सुमैया जिन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया है, उन्होंने इस बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक की है। उनका कहना यह है कि इसकी जो मौत वाक़ई हुई है वो तो सांस घुटने की वजह से हुई है, ताहम इसके साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने मुख्तलिफ जो सैंपल्स वगैरह है वो कलेक्ट कर लिए हैं और उसको फर्दर लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। पुलिस का अभी तक इस केस में कोई ज्यादा संजीदा नौयत का रिएक्शन नजर में नहीं आया, यानी बार कार्रवाई या जो तफ्तीश होती है वो भी नजर नहीं आई। इस बच्ची के मोहल्लेदार ये कहते हैं कि जब ये बच्ची रात को 9 साढ़े 9 बजे लापता हुई और जब सुबह तक इसकी लाश नहीं मिली, उस वक्त तक वो लोग मुताल्लिका पुलिस स्टेशन जमान टाउन में जाते रहे। उन्होंने पुलिस को झंझोड़ा कि हमारी बच्ची लापता है, इसकी तलाश, लेकिन पुलिस ने इस दौरान कोई संजीदगी नहीं दिखाई और बच्ची की लाश जब सुबह कचरा कुंडी से सुबह सूरज निकलने के बाद बरामद हुई तो उसके बाद पुलिस को अंदाजा हुआ कि अब ये बच्ची कत्ल हो चुकी है। अहले इलाका का ये कहना है कि ये बच्ची किसी और इलाके में नहीं गई, बल्कि जब लापता हुई है तो इसी इलाके में कहीं इसके साथ ज्यादती हुई है और फिर इसे करीबी कचरा कुंडी में फेंका गया है। नहायत दर्दनाक मंजर था जिस तरह इस बच्ची की लाश कचरा कुंडी में पड़ी हुई थी और ये अपने 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे थी। इसकी वालदा बहुत ज्यादा गम से निढाल है, हमारी उनसे भी बातचीत हुई है। वो ये कहती हैं कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। भी हैं तो वो भी जिन्ना अस्पताल में सुबह ये तकरीबन 7:45 पे लाश को अस्पताल पहुंचाया गया था और दोपहर में 1 बजे तक इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई है। तो वहाँ पे 6 घंटे बहुत ज्यादा अजियत का शिकार रहे हैं। अब से कुछ देर कबल इस बच्ची की नमाजी जनाजा अदा कर दी गई है और तकसीम का मरहला अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इसके अहले खाना ने इंसाफ का, अपने साथ होने वाले जुल्म का इंसाफ मांगा है। गवर्नर सिंध ने इस वाकये पर नोटिस जरूर लिया है और उन्होंने कहा है कि इस पर तहकीकात की जाए। पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने भी मुतालबा किया है और वो भी पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन अभी तक हम कोई पुलिस कार्रवाई नहीं देख रहे। अमूमन इस तरह का जब बच्चियों के साथ कोई वाकया पेश आता है तो पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन इस तरह के वाकयात रुकने में नहीं आ रहे। जिस तरह से आज ये वाकया भी हुआ तो इस इलाके हाल है। बिल्कुल शुएब, आप ठीक साथ रहिएगा। इस बच्चे के वालिद ने भी बातचीत की है और क्या कहा गया उनकी जानिब से, आइए आपको दिखाते हैं। सूरत हाल गारी साहब आपने देखी है। आप पुलिस की बेहिसी पर मुझे तो अफसोस हो रहा है कि औलादें इनकी अपनी भी हैं और आज जैसे कि बच्ची के बाप को आपने देखा है कि क्या उनकी हालत थी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने बताया भी है कि पुलिस संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही, हालांकि गवर्नर सिंध ने नोटिस भी लिया है उसके बावजूद। नहीं, चीफ मिनिस्टर भी नोटिस लिया। चीफ मिनिस्टर के नोटिस लेने का क्या फ़ायदा हुआ? आईजी सिंध को हिदायत की, आईजी सिंध ने क्या कर? इस वक्त तो आईजी सिंध को, एडिशनल आईजी को, एसएसपी को, कंसर्न एसएसपी को तो वहाँ होना चाहिए था और उस वक्त तक बैठे रहना चाहिए था जब तक बच्ची के साथ होने वाले जुल्म का जिम्मेदार गिरफ्तार न हो जाता। और ये तो मुश्किल केस नहीं है लगारी साहब, क्योंकि वो इलाके में ही बताया जा रहा है कि इलाके से बाहर नहीं गई, फिर वो जो लाश मिली है वो भी इसके घर से 2 किलोमीटर कुछ भी हो, रियासत माँ होती है, रियासत जिम्मेदार होती है अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की। अगर 6 साल की बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो फिर हम किस चीज़ से, किससे जाकर मांगें बात? हम किससे जाकर बात करें? जिसका बाप रो रहा है वो एक नहीं रो रहा है, जितने बाप हैं सब रो रहे हैं। जिसकी माँ रो रही है, एक माँ नहीं रो रही है, सब माएँ रो रही हैं। जिसके बहन भाई रो रहे हैं वो एक नहीं रो रहे हैं, वो सारे के सारे बहन भाई रो रहे हैं। सफाक होती है इस यह सूरत हाल कि एक तो जालिम जुल्म करता है और एक जुल्म वो होता है जो हमारी स्टेट के ऑर्गन्स करते हैं, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट करते हैं। वो लोग करते हैं जिनके हाथ में है सब कुछ करना और जिनके हाथ में है कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिनके हाथ में है कि इस तरह का काम करने वाले हाथ तोड़ दिए जाएं। ये क्या बात हुई कि एक दिन खातून के शौहर कत्ल कर देता है, फिर दूसरे दिन कोई और वाक़या हो जाता है, तीसरे दिन कोई और खातून, फिर कोई बच्ची, कोई पर और बच्ची, फिर कोई और बच्ची, फिर कोई और खातून। क्या है ये? हम कहाँ बनाना रियासत में रहते हैं? कौन जिम्मेदार है इस बात का? किसी ना किसी को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और कहना चाहिए जी मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं संभाल सकता हूँ सारी सूरत हाल को, और हट जाना चाहिए। हमारे सामने जो कोई बात हो ना, हम तो समझें कि कुछ इंसाफ हो रहा है, कोई सुन रहा है, किसी के दिल में कुछ दर्द हो रहा है, कोई सोच रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये कम से कम इसका इजहार तो हो। सब अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, फरमान जारी हो रहे हैं, ये कर दो वो कर दो। कहाँ हो भाई? सैयद मुराद अली शाह साहब, आप आए इनके घर में,
बिल्कुल आप जनाब आईजी साहब, आप उठे अपने दफ्तर से यहाँ पहुंचे, आए, आपकी जिम्मेदारी है, वरना हम ये समझेंगे कि आप इस सारे के सारे जुर्म में शामिल हैं, आप इस सारे जुर्म के अंदर हिस्सेदार। साहब, रोज़े महशर ये बच्ची गिरेबान पकड़ेगी अगर इस तरीके से, जब रियासती इदारे अपना काम नहीं करेंगे, जो हुक्मरान उनसे सवाल ऐसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या, और हमारी ये अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है, दरख्वास्त है कि खुदारा आगे बढ़ के कुछ करें, वरना आज ये बच्ची है तो कल कोई और बच्ची होगी और ये रोज़े महशर आपका गिरेबान पकड़ेंगे। गारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।